Now I shall discuss with you two types of special transaction. Two types of special transaction में I am giving to you first transaction conversion of preference shares to equity shares. Conversion of preference shares to equity shares. Second type of transaction I am giving to you conversion of bond or debentures into shares और नहीं तो conversion of debenture stock or deposit certificate into debentures. Second type of transaction I am again repeating. Conversion of bond or debentures into shares और नहीं तो conversion of debenture stock और deposit certificate into debentures. सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 होता है कैपिटल गेन हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 5 बेसिक कंडीशन को स्पेसिफाई करता है और कोई एक पर्टिकुलर इनकम अगर वो 5 बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो वाला इनकम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थ्रू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाता है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का दिया हुआ वो 5 बेसिक कंडीशन कौन कौन सा है? नंबर 1, एसेट शुड हैव अ कैपिटल एसेट। सेकंड, दैट कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। थर्ड, दैट ट्रांसफर मस्ट हैव बीन इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। फोर्थ, देयर मस्ट बी अ गेन अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर। एंड फिफ्थ, दैट गेन शुड नॉट बी एक्सम्प्टेड। ये 5 बेसिक कंडीशन अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम फुलफिल करेगा तो वाला इनकम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थ्रू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाता है। 5 बेसिक कंडीशन में सेकंड कंडीशन को एक बार रिकॉल करो। सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन था कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। मतलब केवल कैपिटल एसेट होने में नहीं चलेगा, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो कैपिटल गेन का कॉन्सिक्वेंस अराइज होने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन कैपिटल गेन हेड में कहां दिया था? सर कैपिटल गेन हेड में तो ट्रांसफर का डेफिनेशन नहीं था, ट्रांसफर का डेफिनेशन था सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर का डेफिनेशन होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर का डेफिनेशन को इंक्लूसिव तरीका से प्रेजेंट किया था। ऑल ऑफ यू नो दैट। मैंने आपको जो 2 टाइप का ट्रांजैक्शन दिया है, कौन सा ट्रांजैक्शन? पहला ट्रांजैक्शन क्या था? कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था? कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड इनटू शेयर्स और नहीं तो कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिबेंचर्स। ये 2 ट्रांजैक्शन ट्रांसफर का डेफिनेशन में कवर होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? हम आपको हेल्प कर रहे हैं। एक सेक्शन का नाम सुनो, सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 बताता है सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 47 कुछ ट्रांजैक्शन का लिस्ट को स्पेसिफाई करता है और वो लिस्ट में जितना सारा ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। मतलब सेक्शन 47 कुछ ट्रांजैक्शन का लिस्ट को स्पेसिफाई किया है और वो ट्रांजैक्शन का लिस्ट में जो भी ट्रांजैक्शन कवर है वो सारा ट्रांजैक्शन के ऊपर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इसका मतलब कैपिटल गेन का कॉन्सिक्वेंस अराइज ही नहीं करेगा। बात क्लियर हो गया? तो सेक्शन 47 ने जो भी ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई किया है वो ट्रांजैक्शन पता होना जरूरी है। हम आपको 2 ट्रांजैक्शन को लेकर बात करेंगे सेक्शन 47 का लिस्ट से। सेक्शन 47 में वेरियस क्लॉजेस है। हम उठाएंगे सेक्शन 47 क्लॉज 10 एंड सेक्शन 47 क्लॉज 10 भी। क्लॉज 10 जब बता रहे इसका मतलब 47 ब्रैकेट में रोमन 10। क्लॉज 10 भी जब बता रहे 47 ब्रैकेट में रोमन 10 इंग्लिश स्मॉल बी, रोमन 10 इंग्लिश स्मॉल बी। तो क्या हो गया? सेक्शन 47 क्लॉज 10, सेक्शन 47 क्लॉज 10 बी। ये 2 ट्रांजैक्शन के ऊपर नथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 शैल बी एप्लीकेबल। 45 में जो भी लिखा हुआ है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में, नथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 वुड बी एप्लीकेबल टू द लिस्ट स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 47। सेक्शन 47 ने जो भी लिस्ट स्पेसिफाई किया है वो लिस्ट के ऊपर 45(1) एप्लीकेबल नहीं होने वाले। 45(1) अगर एप्लीकेबल नहीं होने वाले मतलब वो लिस्ट में जो भी ट्रांजैक्शन कवर है वो ट्रांजैक्शन से कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सेक्शन 47 क्लॉज 10 एंड क्लॉज 10 बी का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 47 क्लॉज 10 क्या बता रहे? सेक्शन 47 क्लॉज 10 बता रहे ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और नहीं तो ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिवेंचर्स। सेक्शन 47 क्लॉज 10 बता रहे ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और नहीं तो ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिवेंचर्स। मतलब अगर ट्रांसफर हो रहे बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और नहीं तो ट्रांसफर हो रहे बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिवेंचर्स, ऐसा ट्रांसफर के ऊपर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा ट्रांसफर से कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। मतलब सेक्शन 47 क्लॉज 10 में जो इंक्लूडेड है, जो ट्रांसफर इंक्लूडेड है वो ट्रांसफर एग्जम्प्ट हो गया कैपिटल गेन से। बात क्लियर है? मतलब सेक्शन 47 क्लॉज 10 ने बताया ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स और ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिवेंचर्स। दैट ट्रांसफर वुड नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। बात क्लियर है? 47 क्लॉज 10 भी क्या बता रहे? सेक्शन 47 क्लॉज 10 भी बता रहे ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ preference shares into equity shares, transfer by way of conversion of preference shares into equity shares, that would also not attract section 45 subsection 1। मतलब ऐसा ट्रांसफर में भी कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। कौन सा ट्रांसफर में? कन्वर्शन बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, बाय वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ऐसा ट्रांसफर में सेक्शन 45(1) नहीं लगने वाला है। मतलब कैपिटल गेन का कॉन्सिक्वेंस अराइज ही नहीं करेगा। यहां बात क्लियर है? बट
प्रॉब्लम रिमेन्स, प्रॉब्लम रिमेन्स, प्रॉब्लम कहाँ है सर? जब वो कॉन्वर्टेड डिबेंचर को कॉन्वर्टेड इक्विटी शेयर को आप ट्रांसफर करोगे, क्या बता रहे? पहला ट्रांजैक्शन क्या था? कॉन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, जो बेसिकली कवर हुआ था सेक्शन 47 क्लॉज 10B में। सेक्शन 47 क्लॉज 10B में कौन सा ट्रांजैक्शन कवर था? कॉन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो पहले आपने प्रेफरेंस शेयर को एक्वायर किया था, आज आपके हाथ में प्रेफरेंस शेयर है नहीं, आज आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में इक्विटी शेयर आ गया है, मतलब आपके हाथ में कॉन्वर्टेड इक्विटी शेयर है। आपने एक्वायर किया था प्रेफरेंस शेयर को, बट आप आज आपके हाथ में है कॉन्वर्टेड इक्विटी शेयर। जब वो कॉन्वर्टेड इक्विटी शेयर को फ्यूचर में जाकर ट्रांसफर करोगे तब प्रॉब्लम अराइज करेगा। क्या प्रॉब्लम, हम आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे। और एक ट्रांजैक्शन था, कौन सा ट्रांजैक्शन? कन्वर्शन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, और नहीं तो कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिबेंचर्स। तो आपने एक्वायर किया था बॉन्ड, डिबेंचर, नहीं तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट और डिबेंचर स्टॉक को। आपने क्या एक्वायर किया था? आपके पास ओरिजिनल एसेट क्या था? आपके पास ओरिजिनल एसेट था बॉन्ड, डिबेंचर्स, नहीं तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट और डिबेंचर स्टॉक, ये आपके पास ओरिजिनल एसेट था। बट ओरिजिनल एसेट कन्वर्ट हो गया किसमें? बॉन्ड और डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में। तो आज आपके हाथ में क्या है? कन्वर्टेड शेयर्स है। और नहीं तो डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो गया डिबेंचर में, मतलब आज आपके हाथ में क्या है? कन्वर्टेड डिबेंचर। तो आज आपके हाथ में सेकंड वाला ट्रांजैक्शन के लिए इधर तो कन्वर्टेड डिबेंचर है, नहीं तो कन्वर्टेड, इधर तो आपके हाथ में कन्वर्टेड डिबेंचर है, नहीं तो आपके हाथ में कन्वर्टेड शेयर्स है। फ्यूचर में जाके जब ये कन्वर्टेड डिबेंचर और कन्वर्टेड शेयर को आप ट्रांसफर करोगे तब प्रॉब्लम अराइज करेगा। क्या प्रॉब्लम? सुनिए, जब फ्यूचर में जाके एक एक ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। पहला, अच्छा बोर्ड में क्यों नहीं लिख रहे? लॉकडाउन पीरियड में हम ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और लॉकडाउन पीरियड में पेन नहीं मिल रहा है, क्लियर? पेन परचेज नहीं कर पा रहे, ना तो इंक परचेज कर पा रहे, इसलिए ओरली डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हम परचेज कर पाएंगे तो बोर्ड में डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले एक ट्रांजैक्शन को उठाते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला ट्रांजैक्शन उठा रहे कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। पहले बताओ, जब कन्वर्टेड हो गया प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में, आपके हाथ में इक्विटी शेयर है और आप फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करते हो। अब जब फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करते हो, वो वाला ट्रांसफर के ऊपर 45(1) एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि वो वाला ट्रांसफर 47 में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप आगे जाके जब कन्वर्टेड इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करोगे, वो उसके ऊपर 45(1) एप्लीकेबल होगा, और 45(1) एप्लीकेबल होगा मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या चाहिए? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कन्वर्टेड शेयर को जितना वैल्यू में ट्रांसफर करोगे वो एक्चुअल सेल वैल्यू को ही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो वो तो बात क्लियर है। उसके बाद चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से आप लेस करते हो एक्सपेंडिचर इनकम होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर इनकम होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, वो आप लेस करते हो, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने सेल किया है और सेल में जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकम किया वो भी आपको पता है, तो आप लेस कर दोगे। जो आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से एक्सपेंडिचर इनकम को लेस करने में, वो होता है नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन से आप क्या लेस करते हो? नेट कंसिडरेशन से आप लेस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एज द केस में भी। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग कैलकुलेशन होता है। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो डिपेंड करता है एसेट शॉर्ट टर्म है कि एसेट लॉन्ग टर्म है। तो एसेट शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म ये डिटरमाइन करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग पता करना जरूरी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से पता चलेगा सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेसिफाइड है सेक्शन 2 क्लॉज 42A, सेक्शन 2 क्लॉज 42A, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन जो है, वो डेफिनेशन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन नंबर जो 1 है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में जो सब एक्सप्लेनेशन 1 है, रोमन 1, एक्सप्लेनेशन 1 में जो सब एक्सप्लेनेशन 1 रोमन 1 दिया हुआ है, रोमन 1 में बहुत सारा पॉइंट कवर है। उसमें से पॉइंट नंबर HF को उठाएंगे। पॉइंट नंबर HF जो है, बेयर एक्ट का हिसाब से बोले, पॉइंट नंबर HF जो है, HF बताता है, HF क्या बताता है? जब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में और आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रेफरेंस शेयर आपने जब होल्ड किया तो वो पीरियड भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा फ्रॉम द डेट इन विच यू हैव एक्वायर्ड द ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर्स। जो डेट में आपने ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर किया था, वो डेट से अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स। फ्रॉम द डेट, जिस डेट में आपने ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर को एक्वायर किया था, उस डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके एंड होगा कहां तक? पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके एंड होगा अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। कौन सा चीज ट्रांसफर कर रहे हो? अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स। ये टोटल को पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर आपने जब होल्ड किया था, प्रेफरेंस शेयर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड हो गया।
कन्वर्सन ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो कन्वर्ट होकर आया था ना, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर आया था। तो आपके पास आज के डेट में इक्विटी शेयर है, अब इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करो, तो इक्विटी शेयर का ट्रांसफर में इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड में प्रेफरेंस शेयर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड हो रहा है एज पर पॉइंट नंबर HF। किसका पॉइंट नंबर HF? सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का सब एक्सप्लेनेशन 1 जो है उसमें पॉइंट नंबर H है। पॉइंट नंबर HF क्या बता रहे हैं? जिस डेट में आपने ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर को एक्वायर किया था उस डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके एंड होगा द डेट ऑन विच यू आर ट्रांसफरिंग दी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स। तो पता चल जाएगा कि शेयर्स लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है पीरियड ऑफ होल्डिंग से। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर बेस करके शेयर्स को हम लोग कोई भी कैपिटल एसेट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अच्छा बताओ, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पता चल गया तो आप ये भी बोल पाओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे? क्योंकि आपके पास जो एसेट है वो है कन्वर्टेड इक्विटी शेयर, और कन्वर्टेड इक्विटी शेयर का तो इटसेल्फ कोई कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि आपने तो प्रेफरेंस शेयर खरीदा था और वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में। आपने इक्विटी शेयर को पैसा देकर नहीं खरीदा था, तो आपके पास जो इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है उसका तो इटसेल्फ कॉस्ट कुछ है ही नहीं। बट आप बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर को तो हमने खरीदा था ना, तो प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट है वही मान लो इक्विटी शेयर का कॉस्ट। यस, यही होगा। प्रेफरेंस शेयर आपने जितना पैसा में खरीदा था वही माना जाएगा इक्विटी शेयर का भी कॉस्ट, मतलब कन्वर्टेड इक्विटी शेयर का भी यही कॉस्ट माना जाएगा। ये कैसे, कहां लिखा हुआ है ये सारा बात? सेक्शन नंबर 49 होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन नंबर 49 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 49 में अगर जाएंगे, सेक्शन 49 क्लॉज 2A, सेक्शन 49 ब्रैकेट में 2 कैपिटल ए, सेक्शन 49 क्लॉज 2AE, 2AE एक साथ ब्रैकेट में है। 49 उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा और ब्रैकेट के अंदर होगा 2 कैपिटल E। सेक्शन 49 क्लॉज 2AE ये क्या बता रहे प्रेफरेंस शेयर जो ओरिजिनली एक्वायर किया था एसएससी, प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वही माना जाएगा कन्वर्टेड इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी तो सर क्लियर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है, अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डायरेक्टली लेस कर देंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे और इंडेक्सेशन करके लेस करेंगे। बट इंडेक्सेशन कहां से कहां तक करेंगे? इंडेक्सेशन पीरियड कहां से कहां तक अवेलेबल होगा? इंडेक्सेशन जिस दिन में आपने एक्वायर किया था, ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर जिस दिन में आपने एक्वायर किया था, ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर एक्विजिशन जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में किया था वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। क्लियर है? मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, कौन सा एक्विजिशन ईयर लेंगे? जिस ईयर में आपने प्रेफरेंस शेयर को एक्वायर किया था वो वाला ईयर को लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अभी तो आप कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग पता है, आपको इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा वो पता है, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता चल गया। तो प्रेफरेंस शेयर जब कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर में ये आप आसानी से कर पाओगे। सेकंड ट्रांजैक्शन में आओ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बताता है? सेकंड ट्रांजैक्शन बताता है कन्वर्सन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, और नहीं तो कन्वर्सन ऑफ डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू डिबेंचर्स। आपके हाथ में आज के दिन में क्या है? आपके हाथ में आज के दिन में कन्वर्टेड शेयर जो डिबेंचर से कन्वर्ट होकर आया है, बॉन्ड से कन्वर्ट होकर आया है, और नहीं तो आपके हाथ में है कन्वर्टेड डिबेंचर। यू हैव कन्वर्टेड शेयर, नहीं तो कन्वर्टेड डिबेंचर। कन्वर्टेड डिबेंचर कैसे है? आपके पास डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो गया डिबेंचर में, तो आपके हाथ में इधर तो कन्वर्टेड शेयर है नहीं तो कन्वर्टेड डिबेंचर है, जो भी है। फ्यूचर में जाकर जब कन्वर्टेड शेयर और कन्वर्टेड डिबेंचर को ट्रांसफर करोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता चल जाएगा और एक्सपेंडिचर इनकम भी पता चल जाएगा, मतलब नेट कंसिडरेशन आप कैलकुलेट कर पाओगे। नेट कंसिडरेशन तक अगर आ गया फिर आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिपेंडिंग ऑन कि एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है ये पता करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग पता करने, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां स्पेसिफाई रहता है? सर आप बोलोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेसिफाई रहता है सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है और एक्सप्लेनेशन में पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब लिखा है। बट एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो सारा पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेसिफाइड नहीं है एक्सप्लेनेशन में उसके लिए आपको रूल में जाना पड़ेगा। तो अभी आपको रूल में जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में स्पेसिफाइड नहीं है। कौन सा रूल में जाएंगे सर? रूल 8AA। रूल 8AA। 8AA डबल का मतलब क्या? डबल इंग्लिश डबल इंग्लिश कैपिटल डबल रूल 8 इंग्लिश कैपिटल डबल। क्लियर हो गया? रूल 8AA कोई ब्रैकेट नहीं है। रूल 8 कैपिटल A 2 बार लिखो, रूल 8AA। तो रूल 8AA क्या बता रहे हैं? रूल 8AA बता रहे पीरियड ऑफ होल्डिंग मानोगे ओरिजिनली आपने जब डिबेंचर को और बॉन्ड को एक्वायर किया था, नहीं तो डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट को एक्वायर किया था। तो ओरिजिनली आप जब डिबेंचर नहीं तो बॉन्ड को एक्वायर किया था, नहीं तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट और डिबेंचर स्टॉक को एक्वायर किया था, उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करना स्टार्ट करेंगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग चलते रहेगा अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ
कॉन्वर्टेड शेयर्स और नहीं तो कॉन्वर्टेड डिबेंचर्स। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग ओरिजिनली जब डिबेंचर और बॉन्ड को एक्वायर किया था, नहीं तो डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट को एक्वायर किया था, वहां से स्टार्ट होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके खत्म होगा कहां? पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके खत्म होगा अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेड शेयर्स और कन्वर्टेड डिबेंचर्स तक। क्लियर हो गया यहां तक? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता चल जाएगा। फिर सर शॉर्ट टर्म होगा तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे और लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स करके लेस करेंगे। बट इंडेक्सेशन करो और डायरेक्टली लेस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही तो इंडेक्सेशन करेंगे लॉन्ग टर्म होने में। शॉर्ट टर्म होगा तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे, लॉन्ग टर्म होने में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करेंगे। पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको मानेंगे? हमारा हाथ में आज के दिन में तो डिबेंचर है, कॉन्वर्टेड डिबेंचर है, नहीं तो कॉन्वर्टेड शेयर्स है। तो कॉन्वर्टेड डिबेंचर कॉन्वर्टेड शेयर्स तो हमने मार्केट से नहीं खरीदा था, तो कॉन्वर्टेड डिबेंचर कॉन्वर्टेड शेयर का तो इटसेल्फ कोई कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो कन्वर्ट होकर आया है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आपने बॉन्ड और डिबेंचर को जितना पैसा में खरीदा था, ओरिजिनल बॉन्ड और डिबेंचर को जितना पैसा में खरीदा था वही तो बाद में कन्वर्ट हो गया शेयर्स में। तो बॉन्ड और डिबेंचर को आपने जितना पैसे में खरीदा था वही माना जाएगा कन्वर्टेड शेयर का कॉस्ट, और आपने डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट को जितना पैसा में खरीदा था वही कॉस्ट माना जाएगा कन्वर्टेड डिबेंचर का कॉस्ट। तो कन्वर्टेड डिबेंचर का कॉस्ट माना जाएगा ओरिजिनल डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट का जो कॉस्ट था वही कॉस्ट माना जाएगा कन्वर्टेड डिबेंचर का कॉस्ट। और नहीं तो कॉन्वर्टेड शेयर के केस में जो डिबेंचर और बॉन्ड आपने एक्वायर किया था ओरिजिनली, वो डिबेंचर और बॉन्ड आपने जितना पैसा में एक्वायर किया था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा कॉन्वर्टेड शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात यहां तक क्लियर हो गया? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पता चल गया, बट कॉस्ट को इंडेक्सेशन करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहां से देंगे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस बार फर्क हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ था, हमने प्रेफरेंस शेयर जिस दिन में एक्वायर किया था, जिस प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया था, उस प्रीवियस ईयर से इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल किया था। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम जिस साल बॉन्ड और डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गया, जिस साल बॉन्ड और डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गया, शेयर का कन्वर्सन का डेट से हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल करेंगे। आप बोलोगे सर जब डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट की कैलकुलेशन करेंगे, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट होकर मेरा हाथ में डिबेंचर है, तो डिबेंचर को ट्रांसफर कर दिया और डिबेंचर को ट्रांसफर किया और पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म आ रहे तो इसमें भी तो इंडेक्सेशन होगा। तो इसका इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? डिबेंचर के केस में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं, डिबेंचर के केस में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं, आपने सेक्शन 14 में पढ़ा था, तो उसमें इंडेक्सेशन का डिस्कशन करने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है?